साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने सिख सरकारों, रोहेला नवाब और भरतपुर के राजा को कैसे लोभ देकर अपनी ओर फोड़ा था। साथियों, बात सन 1803 की है, जब उत्तर पश्चिम में पंजाब तक सिंधिया का राज था। पंजाब में उस समय सिखों की कई नई नई रियासतें पैदा हो रही थी और लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह का सूर्य उदय हो रहा था। रणजीत सिंह हैदर अली और शिवाजी के समान अशिक्षित, वीर और युद्ध विद्या में अत्यंत निपुण था, किंतु उसमें न शिवाजी जैसी दूरदर्शिता अथवा राजनीतिज्ञता थी और न हैदर अली जैसा प्रचंड साहस और देश प्रेम। जब अंग्रेज दौलत राव सिंधिया के ऊपर आक्रमण करना चाहते थे, तब मार्क्वेस वेलेस्ली को डर था कि कहीं सिखों की शक्ति इस युद्ध में मराठों के साथ न मिल जाए, और इसमें कुछ भी संदेह नहीं था कि वीर सिख यदि उस समय मराठों का साथ दे जाते तो 19वीं शताब्दी के ऐन शुरू में ही अंग्रेज कंपनी के पांव भारत से उखड़ गए होते। वेलेस्ली ने कोशिश की कि यदि सिख उस समय अंग्रेजों का साथ न दें तो कम से कम तटस्थ रहें। 2 अगस्त सन 1803 को मार्क्वेस वेलेस्ली ने एक गुप्त और सरकारी पत्र में जनरल लेक को लिखा था कि जिन मुख्य सिख सरदारों के प्रभाव और प्रयत्नों से हम सबसे अधिक फायदा उठा सकते हैं, वे पटियाला का राजा और वे सभी छोटे छोटे सरदार हैं जिनके इलाके पटियाला और जमुना के बीच में हैं। तथापि मैं समझता हूँ कि लाहौर का राजा रणजीत सिंह सिखों में सबसे प्रधान गिना जाता है और सब सिख सरदारों के ऊपर उसका खासा प्रभाव है। उसने आगे लिखा था कि सिंधिया दरबार के रेजिडेंट ने जिन सिख सरदारों के साथ पहले सन 1800 में पत्र व्यवहार किया था, उनके नाम के पत्र मैं आपके पास भेज रहा हूँ, ताकि आप जिस समय और जिस तरह उचित समझें ये पत्र उनके पास भिजवा दें। चूँकि जिस युद्ध का हम इरादा कर रहे हैं उसके मैदानों से लाहौर बहुत दूर है, इसलिए राजा रणजीत सिंह से केवल इस सहायता की आशा की जा सकती है कि वह दूसरे सिख सरदारों पर अपना प्रभाव डालकर उन्हें अंग्रेज सरकार के पक्ष में कर दे। साथियों, पंजाब का कुछ भाग उस समय दौलत राव सिंधिया के अधीन था और यहाँ के सिख सरदार दौलत राव को खिराज देते थे। इसलिए इस पत्र में आगे चलकर गवर्नर जनरल ने लिखा था कि इनमें से जो सरदार मराठों के अधीन हैं और उन्हें खिराज देते हैं, उनसे शायद यह वादा करके कि अंग्रेज सरकार आपकी रक्षा करेगी और भविष्य में आपका खिराज बिल्कुल माफ कर दिया जाएगा, यह बात बोलकर उन्हें मराठों से फोड़ा जा सकता है। यदि उन सरदारों से सहायता मिलना असंभव प्रतीत हो तो कम से कम उन्हें तटस्थ रख सकना भी बड़े महत्व की बात होगी। सिख सरदारों के साथ पत्र व्यवहार करने से मुनासिब होगा कि आप उन्हें यह भी सुझा दें कि यदि उन्होंने अंग्रेज सरकार का किसी तरह से विरोध किया तो आइंदा उन्हें कितना खतरा है और इतनी बलवान सरकार के साथ संबंध रखने में उन्हें क्या लाभ हो सकता है। पत्र के अंत में गवर्नर जनरल ने जनरल लेक को हिदायत दी थी कि सिख सरदारों के साथ पत्र व्यवहार करने में आप इस पत्र व्यवहार को गुप्त रखने का ख्याल रखें और पूरी सावधानी से काम लें। साथियों, 17वीं सदी के अंत और 18वीं सदी के प्रारंभ में सिखों की ताकत बिल्कुल शुरू हो रही थी। उनका राजनीतिक महत्व और साम्राज्य संगठन अभी बहुत कम सामने दिखाई देता था। सन 1801 में एक स्वतंत्र अंग्रेज आताताई जॉर्ज थॉमस कुछ रुहेला पठान सवारों की सेना जमा करके पराये सिखों के इलाकों में लूटमार किया करता था, जबकि मार्क्वेस वेलेस्ली भारत के दूसरे नरेशों को सब्सिडियरी संधियों के जाल में फांसने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसी समय सिखों को उसने जानबूझकर खासकर आज़ाद छोड़ रखा था। इसी में उस समय अंग्रेजों का हित था। मार्क्वेस वेलेस्ली की चाल ठीक और सफल साबित हुई। मराठों के साथ एक दूसरे के युद्ध के समय सिख सरदारों और राजाओं ने अंग्रेजों का यथेष्ट साथ दिया और बहुत दर्जे तक उस संकट में मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ देने के कारण ही सिखों और खासकर महाराजा रणजीत सिंह की सत्ता ने बाद में इतनी अधिक उन्नति की थी। साथियों, अब जानते हैं कि रुहेला नवाब को अंग्रेजों ने सिंधिया के खिलाफ कैसे फोड़ा था। रामपुर का पदच्युत रुहेला नवाब गुलाम मोहम्मद खां इस समय सिंधिया के पक्ष में था। इसलिए 22 अगस्त सन 1803 को गवर्नर जनरल ने जनरल लेक को एक गुप्त पत्र लिखा कि बंबू खां को बढ़ाकर उसकी मदद से गुलाम मोहम्मद खां को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए, और लिखा कि यदि आपकी यह राय हो कि यदि नकद रुपए मिलने की आशा से बंबू खां इस काम में अधिक जोश के साथ प्रयत्न करेगा तो आपको अधिकार है कि जितनी बड़ी रकम का भी उचित समझें वादा कर लें और उससे कहला भेजें। साथियों, अब मालूम नहीं कि बंबू खां ने अंग्रेजों की क्या क्या सेवाएं की थी और अंत में उसे क्या इनाम मिला था।
आइए अब देखते हैं कि भरतपुर के राजा को किस तरीके से अंग्रेजों ने लोभ देकर सिंधिया के खिलाफ फोड़ा था। साथियों, भरतपुर का राजा रणजीत सिंह भी सिंधिया के खास सामंतों में से था। मार्क्वेस वेलेस्ली के नाम जनरल लेक के 13 अगस्त सन 1804 के एक पत्र में लिखा है कि अंग्रेजों ने भरतपुर के राजा से यह वादा किया था कि यदि आप सिंधिया के विरुद्ध अंग्रेजों को मदद देंगे तो हमेशा के लिए आपका खिराज माफ कर दिया जाएगा और 4 लाख रुपए सालाना का एक नया इलाका आपको दिया जाएगा। इस नए इलाके के लिए अंग्रेजों ने राजा रणजीत सिंह को सनद लिखकर दे दी थी, किंतु इन सब साजिशों के बाद भी दौलत राव सिंधिया की विशाल सेना को जीत सकना मार्क्वेस वेलेस्ली के लिए आसान काम नहीं था। इन सब के अतिरिक्त मार्क्वेस वेलेस्ली ने सिंधिया की सेना के अंदर विश्वासघात पैदा किए थे। साथियों, माधोजी सिंधिया जो कि दौलत राव सिंधिया का पितामह था, उसने वारन हेस्टिंग्स के कहने में आकर कुछ यूरोपियन अफसरों को, जिनमें अधिकतर फ्रांसीसी थे, अपनी सेना में उच्च पदों पर नियुक्त कर रखा था। अपने राज और विशेषकर अपनी सेना के अंदर यूरोपियन निवासियों को नौकर रखने से बढ़कर घातक भूल कभी भी किसी भारतीय नरेश ने नहीं की थी। माधोजी सिंधिया के उत्तराधिकारी को अब अपने पितामह की गलती का फल भोगना पड़ा था। सिंधिया की सेना का एक मुख्य सेनापति कप्तान पैरा फ्रांसीसी था, जिसके अधीन खास पदों पर और भी कई यूरोप निवासी थे। ये सब लोग केवल धन के उपासक थे, जहां धन मिला उसी की तरफ हो लिए। मार्क्वेस वेलेस्ली ने एक ऐलान प्रकाशित किया जिसमें उसने दौलत राव सिंधिया के सब यूरोपियन मुलाजिमों को अपने मालिक के साथ विश्वासघात करने के बदले में बड़ी बड़ी रकमें इनाम में देने का वादा किया था। मार्क्वेस वेलेस्ली को इस काम में यथेष्ट सफलता हुई थी। इन यूरोपियन मुलाजिमों के कुछ समय के विश्वासघात ने दौलत राव सिंधिया को सबसे अधिक धक्का पहुंचाया था। मराठों के विरुद्ध मार्क्वेस वेलेस्ली की और उसके साथियों की साजिशों की यह समस्त कहानी केवल अंग्रेजों की तहरीरों के अनुसार है, किंतु मराठों के पक्ष का लिखा हुआ कोई भी वृत्तांत इस समय हमारे सामने नहीं है, जिसके कारण इस घृणित कपट जाल के पूरे और विस्तृत रूप पर काल ने अब सदा के लिए पर्दा डाल दिया है। साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो से एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।